जी सर, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है D2, जिसको हम होरा चार्ट कहते हैं। और ये जो होरा चार्ट है ये डिविजनल चार्ट माना जाता है। तो डिविजनल चार्ट क्यों होता है या क्या होता है? तो देखिए, डिविजनल चार्ट की जो भूमिका है वो इस तरीके से देखी जाती है कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में वैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें वैदिक है, पारासरी है, केपी है, निम्नोलॉजी है, नाड़ी है ना। ऐसे बहुत सारे सिस्टम आते हैं, बट उन सिस्टम में जो सबसे ब्यूटीफुल सिस्टम है वो पारासरी माना गया है। क्यों पारासरी माना गया है? क्योंकि पारासरी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है और डीप में उसकी एनालिसिस की जा सकती है। लेकिन जो दूसरे अदर सिस्टम है, भृगुनंदी नाड़ी है, लाल किताब है, निम्नोलॉजी है या केपी वगैरह है, इनसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर पॉसिबल नहीं हो पाता है या उतने डीप में पॉसिबल नहीं हो पाता है, या इनकी उतनी डीप स्टडी भी नहीं है। उस कारण से हर व्यक्ति जो भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर पढ़ने आ रहा है उसको हमेशा पारसरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि ओके सर। जितना उसको डीप जाना है और जितना उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके लिए यदि वो पारसरी एस्ट्रोलॉजी को एक बार पढ़ेगा तो उसको ज्योतिष का रस समझ में आएगा कि ज्योतिष का रस क्या है, ज्योतिष का नशा क्या है। लेकिन यदि कोई ओके व्यक्ति सर। कम से कम समय में एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, उसमें प्रोफेशनली ग्रोथ करना चाहता है कि चलो हम प्रोफेशनली अर्निंग करना चालू कर दें कम से कम समय में, तो ऐसे व्यक्ति को मेरी हमेशा से ये सलाह रहती है कि पहले आप पाराशरी पे एंटर मत करें। पहले आप जो आप एंटर कर रहे हैं वो आप करें केपी वगैरह से या नाड़ी वगैरह से, ताकि आपको कम समय में आइडिया लग जाए ज्योतिष का और आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अभी आप थोड़ा अपने आप को म्यूट कर सकते हैं क्योंकि आवाज़ आ रही है। जी जी। ठीक है। तो जब आप नाड़ी वगैरह से या केपी वगैरह से स्टार्ट करते हैं तो आपको कम टाइम में एक अच्छा नॉलेज मिल जाता है और उस नॉलेज के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं कि आप अपने जो भी कस्टमर वगैरह आ रहे हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो उसमें आप चीज़ों को यूज़ करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट जब आप रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं या रेगुलर वे में आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आपकी लाइफ के साथ बनते हैं जहाँ पर ये जो सिस्टम होते हैं वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं या फिर लगते नहीं हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। उस केस में व्यक्ति फिर पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में आता है। क्योंकि पाराशरी एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत बड़ा सिस्टम है। वो कोई एक दिन का या 2 दिन का या 10 दिन का या महीने भर का सिस्टम नहीं है। वो कम से कम पूरा कोर्स जो होता है वो 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है, जब जाके व्यक्ति को कुछ आता है। लेकिन जो दूसरे सिस्टम है, केपी है, नाड़ी है, निम्नोलॉजी है, ये 1 महीना 6 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर व्यक्ति सीख कर यदि अच्छे से 1 साल प्रैक्टिस कर ले और 10-50 चार्ट लगा ले तो फिर व्यक्ति कंसल्टेशन देना भी चालू कर देता है और उसको अपनी चीज़ें भी समझ में आने लगती हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये चीज़ें कब तक हो पाएंगी। बट जैसे जैसे उसको नशा बढ़ता है और उसकी और जानने की इच्छा होती है और ज्योतिष के सागर में जब वो डूबना चाहता है तो फिर उसको पाराशरी में ही डूबना पड़ता है, क्योंकि पाराशरी अथाह सागर माना गया है। तो उसी अथाह सागर में जो पाराशरी का पार्ट है, पाराशरी की उसी पार्ट में हमारे पास ये जो डिविजनल चार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा चार्ट होते हैं, एडवांस चार्ट होते हैं, वो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो जी सर, एक बिल्कुल। चार्ट होता है D1 चार्ट। D1 जिसको अपन लगन कुंडली कहते हैं, और वो लगन कुंडली सबके लिए कॉमन होती है, चाहे वो भृगु नंदी नाड़ी हो, चाहे केपी हो, या कोई भी पाराशरी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चार्ट हो, जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन उसी चार्ट को कैलकुलेशन वाइज, मैथमेटिकल वाइज उसको डिवाइड कर दिया जाता है जब आप उसी चार्ट के डीप स्टडी करने जा रहे होते हो तब। जैसे आपने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ी है, तो भृगुनंदी नाड़ी में फाइनेंशियली एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन आपको बता दिए कि भाई शुक्र वीनस का कॉम्बिनेशन है तो पैसा कैसे हो सकता है, चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन है तो पैसा कैसे हो सकता है। तो जो फाइनेंशियली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो एक बेसिक चार्ट को देखते हुए, जिसको अपन D1 चार्ट कहते हैं,
उसको देखते हुए वहां पर आंसर किया जाता है, क्योंकि वहां पर भृगुनंदी नाड़ी में या केपी में या निम्नोलॉजी में ऐसे दूसरे चार्ट तो होते नहीं है। बट यहाँ पर बात क्या होती है कि एक ही टाइम पर हजारों बच्चे पैदा हो जाते हैं, करोड़ों बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यदि हम किसी एक चार्ट को फॉलो करते हुए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो वो 30-40% तो कॉमन बैठती है, सही बैठती है, लेकिन 60% या 70% सही नहीं भी बैठती है। अब आप ये सोचिए कि भाई एक ही टाइम पर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो अरबपति बन रहा है, और एक ही टाइम पर बच्चा लखपति बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ये डिफरेंस होगा। तो बाकी के जो हमारे सिस्टम है, निम्नोलॉजी है, लाल किताब है, केपी है, या फिर हमारा ये भृगुनंदी नाड़ी है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होते हैं ये थोड़ा फेल हो जाते हैं। फिर जब वो फेल हो जाते हैं, तो फिर इन चीज़ों का आंसर कहाँ से दिया जाएगा? तो इन चीज़ों का आंसर जो है वो आपको पाराशरी एस्ट्रोलॉजी से दिया जाएगा, क्योंकि पाराशरी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर 108 से ज़्यादा चार्ट बनाए जाते हैं। जैसे जब आप बीमार होते हो और आपको किसी अंग में, किसी बॉडी पार्ट में कोई तकलीफ आती है, तो आप पहले जनरल फिजिशियंस के पास जाते हो। वो आपको एक ऊपर ऊपर देखकर हल्के फुल्के आपके सिम्टम्स पे आधार को समझते हुए आपको कुछ रेमेडीज और कुछ मेडिटेशन या फिर आपको दवाई वगैरह बता देता है। लेकिन जब आपको आराम नहीं लगता है, तो फिर वो क्या कराता है? वो कराता है कि भाई एक काम करो, आप इसके एक्सपर्ट के पास जाओ। और एक्सपर्ट के पास भी जाने से पहले आप क्या कर लो? पहले तो ये तमाम जांचें करा लो कि भाई आपको इस बॉडी पार्ट में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आप एक्सरे करा लो, सोनोग्राफी करा लो, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब करा लेता है। जब उसको लगता है कि ये अपने बस की बात नहीं है, तो वो आपको भेजता है किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी अपने जो सर्जन वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भेजता है कि भाई आप इनसे थोड़ा संपर्क करो, ये आपको बताएंगे कि एक्चुअली में मर्ज क्या है। तो वैसे ही केपी में, निम्नोलॉजी में, लाल किताब में या भृगुनंदी नाड़ी में, जब व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि हमने D1 चार्ट को देखते हुए प्रेडिक्शन करी या कुछ रेमेडी करी, लेकिन वो लग नहीं रही है, या उससे प्रेडिक्शन जो है वो सटीक नहीं जा पा रही है, तो ऐसे केसेस में फिर व्यक्ति को केवल D1 चार्ट को फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि D1 चार्ट एज अ जनरल चार्ट होता है, क्योंकि उसमें 2 घंटे का चार्ट होता है वो, और 2 घंटे सबके लिए कॉमन होता है। तो ऐसे केसेस में फिर व्यक्ति पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एंटर करता है, और पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो फिर उस चार्ट को एनालिसिस करता है जिस चार्ट से संबंधित व्यक्ति का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्वेश्चन फाइनेंस रिलेटेड है, तो फिर वो व्यक्ति D2 को फॉलो करेगा, D11 को फॉलो करेगा। अब किसी को प्रोफेशन में दिक्कत है तो वो D10 को फॉलो करेगा, दशमांश कुंडली को फॉलो करेगा। किसी की मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही है तो वो D30 को फॉलो करेगा या D9 को फॉलो करेगा। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है तो वो D3 को फेस करेगा। किसी को एजुकेशन में दिक्कत है तो D27 को फॉलो करेगा, D24 को फॉलो करेगा। तो पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में जो डिविजनल चार्ट का कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर एक स्टडी आपको देते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की, जो आप का क्वेश्चन होता है। जैसे हमारे एक्सरे होते हैं बेसिक लेवल पर, कि सबसे पहले डॉक्टर लिखता है कि भाई आप एक्सरे कराओ। फिर जब एक्सरे से कुछ चीज़ें हल्की फुल्की समझ में आती हैं, तो फिर बोलते हैं एक काम करो, आप एमआरआई भी करा लो, सिटी स्कैन करा लो, तब जाके आपको क्लियरिटी एकदम पिक्चर दिखती है। सेम इसी तरीके से हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी चीज़ की डीप स्टडी करने के लिए या क्लियर पिक्चर देखने के लिए आपको डिविजनल चार्ट के अंदर एंटर करना ही पड़ता है। तभी आप जो है वो प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ पाते हो, और चार्ट की बारीकों को समझ पाते हो कि एक बच्चा एक ही टाइम पर अरबपति बन रहा है, और एक ही बच्चा एक ही टाइम उसी टाइम पर लखपति बन रहा है या फकीर बन रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो ऐसा तब होता है जब उसके जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जो बारीक चार्ट होते हैं, वो जब चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, ये चार्ट एक डिग्री मतलब एक एक मिनट पर, 30-30 सेकेंड्स पर, या 3-3 मिनट पर, 9-9 मिनट पर ऐसे चेंज हो रहे होते हैं। मतलब जितना हायर आप डिविजनल चार्ट को एनालिसिस करोगे, तो उतना ये आपको डिवाइड करके बताएगा।
ये बेसिक इंट्रोडक्शन होता है आपके डिविजनल चार्ट्स का, कि हमें डिविजनल चार्ट की ज़रूरत क्या है और क्यों पड़ रही है। तो उसी डिविजनल चार्ट में से सबसे पहला डिविजनल चार्ट आता है D2 होरा। D2 होरा चार्ट। D2 होरा चार्ट जो यूज होता है। सर इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, सॉरी। हाँ जी। वैसे सर इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे या सिर्फ ये लाइव ऐसे ही चलेंगे, मतलब ऐसे नोट कर लूँगा सब कुछ? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ थैंक यू थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू। तो D2 जो होरा चार्ट है, आपने देखा होगा कि 12 हाउसेस की कुंडली होती है। तो 12 हाउसेस की जो कुंडली होती है, जहां पर लगन से स्टार्ट होता है और फिर पूरे के पूरे 12 घर आ जाते हैं। तो उन्हीं 12 घरों में जो हमारा सेकेंड हाउस होता है, बेसिकली सेकेंड हाउस, ये जो सेकेंड हाउस होता है, ये हमारे धन का माना जाता है, पैसों का माना जाता है, सेविंग्स का माना जाता है, हमारे कुटुंब का माना जाता है, हमारे परिवार का माना जाता है, हमारी वाणी का माना जाता है, हमारे स्पीच का माना जाता है, हमारे खान पान का माना जाता है। तो ये जो D2 चार्ट है, ये इसी ये जो D2 चार्ट है, ये इसी सेकेंड हाउस को बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करके हमको बताता है कि भाई इस व्यक्ति का पैसा क्या होगा, इस व्यक्ति की वेल्थ कैसी होगी, इस व्यक्ति की प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, इसकी स्पीच कैसे होगी, इसका फूड सिस्टम कैसा होगा। तो सेकेंड हाउस को हमने क्या कहा है? सेकेंड हाउस को हमने कहा है वेल्थ का कारक ग्रह। ये वेल्थ का हाउस है, ये धनकोष कहा जाता है इसको, सेकेंड हाउस को धनकोष कहते हैं। अब धनकोष का मतलब है कि हर प्रकार की संपत्ति। अब ये संपत्ति केवल पैसा नहीं होती, ये संपत्ति होती है हर वो चीज जो आप अपने पास सहज के रख सकते हो, जो आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करेगी। अब ये संपत्ति का मतलब क्या है? तो संपत्ति का मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी की बात करो तो वही संपत्ति है। यदि किसी के भाई बहन है तो वो भी उसके लिए संपत्ति है। किसी की माँ है तो वो भी उसकी संपत्ति है, किसी की फादर है वो भी उसकी संपत्ति है, किसी के लिए उसके पास जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं वो उसकी संपत्ति है, किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, वो उसकी संपत्ति है, किसी के पास अपना अच्छा हुनर है वो उसकी अच्छी संपत्ति है, किसी के पास अच्छी वाणी है, बोलने की कला है, वो भी उसके पास संपत्ति है कि उसके दम पर वो दुनिया को जीत सकता है। किसी के पास बहुत अच्छा ह्यूमर है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो भी उसकी संपत्ति है। किसी के पास उसका लक उसकी संपत्ति बन जाता है, उसकी किस्मत ही उसकी संपत्ति होती है। किसी के पास उसका व्यवहार, उसका फूड, नेचर, उसका डोनेशन सिस्टम, हर प्रकार से हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ धन कोष जरूर होता है, और उसी धन कोष के बदौलत वो अपना जीवन सरवाइव करता है। आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास व्यवहार बहुत अच्छा है। वो अपने व्यवहार के बलबूते पर अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं, और उसी व्यवहार के बदौलत जब भी उनको कभी जीवन में दिक्कत आती है तो बड़े बड़े अमीर पति भी उनकी सहायता करने में तत्पर हो जाते हैं। कोई अमीर नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास दूसरे सिस्टम है जिनकी बदौलत उनको सपोर्ट मिल जाता है जीवन में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमीर हैं लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उनको पैसा सपोर्ट करता है, उनको कनेक्शन सपोर्ट करते हैं। जहां पर पैसा भी है, व्यवहार भी है, तो वहां पर लोग नहीं है। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं जहां पर लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, एक पूरा खानदान है, परिवार है, वो आपकी हेल्प के लिए तत्पर होता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी संपत्ति ही तो है। ये सब क्या है? ये आपके जीवन का धन कोष ही तो है, जो हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी आपको सपोर्ट जरूर करेगा। जी अब आप जी। यहाँ पे कहोगे कि भाई पैसा जो होता है वो हमेशा सपोर्ट करता है, और पैसा होता भी है और नहीं भी होता है। तो सेकेंड हाउस जो होता है वो आपकी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, हर प्रकार की स्थिति को बताएगा कि आपके पास क्या चीजें होंगी और क्या चीजें नहीं होंगी, जो आपके जीवन को सरवाइव करने के लिए आपके लिए सपोर्टेड सिस्टम के तौर पे काम करेगा।
और यदि होगा तो उसका सुख है या नहीं। बेसिकली यहां से आपको ये पता चलेगा कि उस चीज का सुख है या नहीं। आपके पास भाई तो है, अब लेकिन वो भाई किसी काम का नहीं है। भाई तो है लेकिन भाई किसी काम का नहीं है। उस भाई से अपन को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही, तो फिर भाई वो किसी काम का नहीं हुआ। पत्नी तो है लेकिन अब पत्नी भी किसी काम की नहीं है, वो उल्टा अपन को नुकसान पहुंचा रही। हमारे पास रहने के लिए मकान तो है लेकिन मकान में शांति नहीं है, वो मकान हो या ना हो वो किसी काम का नहीं है। हमारे पास गाड़ी तो है लेकिन वो गाड़ी का सुख नहीं है, वो आए दिन खराब होती रहती है, उसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है। हमारे पास हमारी खुद का वाणी नहीं है कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो वहां पे दिक्कत में फंसते हैं। हम किसी को टोक देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो वहां पे दिक्कत फंस जाती है। तो किसी किसी के साथ किसी किसी के साथ किसी भी तरीके से कुछ भी होता रहता है। किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है। तो वो जो कुछ अच्छा हो सकता है वो आपके लिए अच्छी संपत्ति मानी जाती है। और वही कि कुछ या किसी तरीके से आपको कभी दिक्कत आती है तो वही कुछ चीजें आपके लिए खराब भी काम करती हैं। कई लोगों को प्रॉपर्टी के मामले में बहुत आसानी से काम हो जाता है कि भाई हमको प्रॉपर्टी लेनी है, फटाफट अपन का घर आ गया। हमने सोचा थोड़ी बहुत पैसा वैसा इकट्ठा किया और आ गया। कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसा तो है लेकिन घर फिर भी नहीं ले पा रहे। तो वाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसा भी है लेकिन फिर भी घर नहीं आ पा रहा, या घर लेने जाते हैं तब फिर वहां पे कोई दूसरी सिचुएशंस बन जाती है कि जिसके कारण से वो प्लान जो है वो चौपट हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की संपत्ति को जो आपके जीवन में आपके लिए किसी भी प्रकार से धनकोष की तरह काम करे, जो आपके भविष्य में, वर्तमान में या पास्ट में किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करने में, आपके लिए एज अ सोर्स के तौर पर काम करता है, वो सारी चीज़ों का जो सिस्टम है वो आप D2 चार्ट से देखते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से देखते हैं। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब भी हम कुंडली में कोई दशा देखते हैं, जब भी हम कुंडली में कोई दशा देखते हैं तो दशा देखने के दौरान हम हमेशा ये कंफ्यूज होते हैं कि ये जो दशा है वो हमें अच्छे से जाएगी कि खराब जाएगी। है ना, हर व्यक्ति को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो दशा है ये अच्छी जाएगी कि खराब जाएगी, या स्ट्रगल के साथ जाएगी कि आसान जाएगी। आप देखते हो कि किसी दशा में आपका काम बहुत आसानी तरीके से हो जाता है और किसी दशा में आपका काम बहुत मेहनत से होता है, बहुत पसीने छुटाने पड़ते हैं तब जाके वहां पर होता है। तो ये जो देखने का तरीका है या ये जो देखने की चीज है, ये बेसिकली D1 चार्ट में जब आप इसको फॉलो करते हो तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर D2 चार्ट से बहुत आसानी से निकल जाता है कि आप एक सेकंड में देखकर बता दोगे कि भाई ये जो दशा है, ये दशा आपके लिए सरल सहज होने वाली है या फिर कठिन और हार्डवर्क होने वाली है, जहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये दूसरा बेनिफिट इसका होता है कि आप इससे दशा को जान सकते हो कि ये दशा आपके लिए कैसी जाने वाली है, और यदि इस दशा में आप कोई काम करने वाले हो तो वो काम आसानी तरीके से होगा कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, पैसा बहाना पड़ेगा। ये इसका जी दूसरा सर। बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है कि आप D2 चार्ट से अपनी खान पान की स्थितियों को भी देख सकते हो। वास्तव में यदि व्यक्ति का जन्म इस संसार में यदि हुआ है तो उसका जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है वो है अपने पेट की भरपाई। वो अपने पेट की भरपाई के लिए ही इतनी मेहनत करता है। उसको रहने मिले या ना मिले, पहनने मिले या ना मिले, लेकिन उसको खाना जरूर मिलना चाहिए। और खाने के लिए जो सबसे पहले नाम आता है वो किसानों का नाम आता है।
तो जैसे जय विज्ञान के बाद जय किसान का नारा दिया गया, तो उसी तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में पेट पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। यदि पेट पूजा आपकी अच्छे से हो रही है, या हो रही है, या हो गई है, या नहीं हो रही है, तो आपको आपके मन पर नियंत्रण आप रख भी पाते हो और नहीं भी रख पाते हो। यदि आप किसी की पेट पूजा अच्छे तरीके से हो गई तो उसका मन अच्छा है, और किसी की पेट पूजा अच्छे से नहीं हुई है तो फिर उसका मन खराब हो रहा है। तो आप देखोगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति क्यों ना हो, यदि आप अपना भोजन ही पचा नहीं पा रहे हो, तो फिर वो संपत्ति धरी की धरी रह जाती है। तो भोजन होना एक अलग बात है कि आपके पास 50 प्रकार के पकवान रखे हैं सामने, लेकिन भोजन होने के बावजूद भी यदि आप उस खाने का आनंद नहीं ले पा रहे हो, या फिर उस आनंद की अनुभूति आप किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, या आप उस आनंद को ही पचा नहीं पा रहे हो, तो वो आनंद किसी काम का नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धनकोष ही तो है। तो वो जो चीज़ है पेट पूजा का, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे जीवन में क्या है इस चीज़ का महत्व। क्या हमें अपने जीवन में खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और किस दशा में कैसी स्थिति रहेगी हमारे खाने की, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा वाणी, व्यवहार, ये जो दो कॉन्सेप्ट और दो शब्द मैंने कहे, इन दोनों को आप यहाँ पर बहुत अच्छे और बहुत आसानी से देख सकते हो कि किसी व्यक्ति का बोलने का तरीका और उसका व्यवहार कैसा होगा। कई लोग बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। कई लोग व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वाणी अच्छी नहीं होती। कई लोग वाणी भी अच्छी रखते हैं, व्यवहार भी अच्छा रखते हैं, लेकिन वो अंदर से बड़े खराब होते हैं। तो ये जो चीज़ है, वो भी आप D2 चार्ट से देखोगे। आप व्यक्ति को यहाँ पर आसानी से जज कर लोगे कि भाई ये व्यक्ति जो मीठा मीठा हमसे बोल रहा है, बतिया रहा है, ये वास्तव में ऐसा व्यक्ति है या नहीं है। ये वास्तव में हमारा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और फिर हमारा फायदा उठा के लेके और चला जाए, हमें दिक्कत में डाल दे। वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। तो ये बेसिकली D2 चार्ट है। अब D2 चार्ट बेसिकली सेकेंड हाउस है कुंडली का। तो सेकेंड हाउस बहुत सारी चीज़ों को बताता है। अब उन्हीं बहुत सारी चीज़ों में एक और चीज़ आती है, कुटुंब, जिसको हम परिवार कहते हैं। आप एक चीज़ देखोगे कि आज के टाइम पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत रईस है, बहुत संपन्न है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके कुटुंब का, उसके परिवार वालों का हाथ पक्का होगा। अधिकांशता 100% में से 80% लोग वही आपको सक्सेसफुल या ऊंचाइयों पर देखने को मिलेंगे जिनके परिवार का सपोर्ट होगा, जिनके कुटुंबों का सपोर्ट होगा, वही व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर होगा। आज जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी है, तो आज मुकेश अंबानी, इनकी उतनी खुद की मेहनत तो नहीं है, इनके बाप दादाओं की मेहनत है। आज टाटा बिरला भी रहे तो इनकी खुद की उतनी मेहनत नहीं है जितनी इनके कुटुंब की मेहनत रही है, इनके बाप दादा की मेहनत रही है। तो ये लोग केवल उसको सरवाइव कर रहे हैं, उसको अब चला रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है, खासकर आज के टाइम पर, जो एकदम अकेले से कुछ करना चाहता है, न्यू स्टार्टअप है जिसका, जो बहुत गरीब रहा लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिखाया अपनी मेहनत के दम पर, तो वो व्यक्ति बड़ा बनता है, नो डाउट। लेकिन वो किस तरीके से बन सकता है आज के टाइम पर, उसको देखने का जो तरीका है, वो आप यहाँ से जानेंगे कि भाई ये व्यक्ति कुटुंब के साथ बड़ा होगा या फिर अकेले ही इतनी मेहनत करके आगे बढ़ेगा, या बढ़ेगा तो कि नहीं बढ़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से जानने को मिलता है।
इसके अलावा सेकेंड हाउस हमारे दृष्टि का होता है ना, हमारी आंख का माना गया है सेकेंड हाउस। तो हमारा इस जीवन को लेकर क्या दृष्टिकोण है, वो भी आपको D2 से पता चलेगा। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण हर चीज के लिए अलग अलग होता है। यही कोर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि वो कोर्स जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ या मेरा जिस तरीके से देखना है, वो आपके लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ अलग तरीके से हो। तो हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो वो दृष्टिकोण आप यहाँ से जानेंगे कि भाई इसका दृष्टिकोण अच्छा है कि गलत है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैं जिस व्यक्ति को परख लेता हूँ, वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा ही होता है। कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि भाई मैंने तो जिसको देखा है वो हमेशा मेरे को धोखा ही दे के गया है। तो ऐसा क्या है जिससे ये स्टेटमेंट बेसिकली पास हो रहा है? कई लोग बोलते हैं कि भाई जिससे मेरी बातचीत हो जाती है उसके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है हमेशा के लिए। कई ऐसे होते हैं कि यार जिससे मेरी बातचीत हो जाती है, जिस बातचीत में मैं एंटर कर जाता हूँ वो बातचीत ही खत्म हो जाती है, वहीं पे एंड हो जाती है। तो ऐसे बहुत एप्लीकेशंस हैं D2 चार्ट के जो आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली D2 चार्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जितना जी ज़्यादा सर। आपको एस्ट्रोलॉजी का आइडिया होगा, उतना ज़्यादा आप D2 चार्ट को अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओगे। तो जी देखिए, जी सर। यहाँ पर जब आप D2 चार्ट पे बात कर रहे हो, तो D2 चार्ट को हमने धन कोष कहा है। और धन कोष के मामले में हमारे सनातन धर्म में जिसका नाम आता है, वो नाम आते हैं हमारी लक्ष्मी जी का, कि भाई वो धन की देवी हैं। अब धन की देवी के साथ साथ यहाँ पर अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अष्टलक्ष्मी हैं। ये अष्टलक्ष्मी कौन कौन सी हैं? तो ये अष्टलक्ष्मी होती हैं आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। इस तरीके से ये हमारे पास टोटल 8 लक्ष्मियां होती हैं। तो 8 लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर 8 प्रकार का पैसा नहीं है। 8 लक्ष्मी का मतलब है कि 8 प्रकार से आपके पास वेल्थ के सोर्सेस होते हैं। किसी के पास संतान है, तो संतान व्यक्ति क्यों पैदा करता है? कि भाई भविष्य में ये काम आएगा, भविष्य में हमारे लिए, हमारे भविष्य का ये सपोर्ट बनेगा। अब वो बने ना बने वो बात एक अलग है, वो अपन देखेंगे। लेकिन व्यक्ति प्लान तो ऐसे ही करता है। जी दूसरा बिल्कुल। होता है विद्या, है ना, सरस्वती। तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है कि भाई ये पढ़ाई लिखाई जो अपन कर रहे हैं ये भविष्य में काम आएगी, इसी से अपन कुछ पैसा अर्जित करेंगे, या इसी पैसे या इसी विद्या की सहायता से अपन को अच्छे व्यवहार बनेंगे, और वो व्यवहारों से अपना सपोर्ट सिस्टम बनेगा। किसी के पास अच्छे शोहरत होते हैं, गाड़ियों का शौक होता है उनको। किसी के पास बाय डिफॉल्ट पैसा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो धन लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, ये हर प्रकार के किस प्रकार की लक्ष्मी को बताएगी। तो सबसे पहले आते हैं आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी जो होते हैं ये आपके सेल्फ क्रिएशन को बताते हैं कि आपका क्या निर्माण हुआ है, आप किस तरीके से खुद की वेल्थ के लिए कितना सपोर्टेड होगे। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा बहुत होता है, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। क्यों? क्योंकि भले ही वो खुद के लिए कुछ नहीं करते, या उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, या कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन उनका कनेक्शन दूसरों के साथ बहुत अच्छा होता है, या उनको बाय डिफॉल्ट अपने परिवार से, कुटुंबों से, दोस्तों से, पत्नी से ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जिससे उनका जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई जो परिवार के सपोर्ट से सिस्टम से चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की बलबूते पे चलते हैं। अधिकांशतः जो लोग होते हैं वो खुद के ही बलबूते पे चलते हैं। तो जो आदि लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, कि यहाँ पर व्यक्ति की तरक्की खुद से होती है और उसके पार्टनर से होती है, जिसको अपन जीवन साथी कहते हैं। यदि आपकी आपकी लाइफ में जीवन साथी अच्छा फंस रहा है तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वेल्थ आ जाएगी। लेकिन यदि आपकी लाइफ में पार्टनर ऐसा खराब फंस गया, तो भले ही आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वो अब तबाही की कगार में भी आ सकती है। यहाँ पे सातवें घर का कनेक्शन जहाँ जीवन साथी से है, तो सातवें घर का कनेक्शन ऐसे व्यक्ति या ऐसे दूसरे व्यक्तियों की सलाह से भी है, जिसकी बदौलत आपका घर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। आपने किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली, अब उसकी एडवाइस जो है वो हमेशा खराब जाती है, तो आपका बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। तो वो आपके लिए वेल्थकारी नहीं हुआ। आपकी जिस जीवन साथी बिल्कुल। से शादी हुई, वो जीवन साथी जो है वो आपको तार रही है का मतलब है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके खुद के शौक नहीं है, वो आपको फुल सपोर्ट करती है, वो बड़ी संतोषी व्यक्ति है। अब आप वहां पे थोड़ा बहुत भी कमाओगे या कम भी कमाओगे तो आपका तो जीवन उद्धार हो गया ना। लेकिन वहीं पर आपके पास बहुत पैसा है और फिर ऐसी कोई खतरनाक स्त्री आपके पास फंस रही है, या पति फंस रहा है जो दारू पी रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, बातचीतें नहीं हो रही हैं, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर भी चीजें खराब हो जाएंगी। तो ये, अब यहाँ पर भले ही आपके पास कितनी भी किसी प्रकार की संपत्ति रही है, चाहे परिवार की संपत्ति हो, चाहे खुद के पैसे की संपत्ति हो, चाहे हेल्थ की संपत्ति हो, हेल्थ भी संपत्ति है, परिवार भी संपत्ति है। हर व्यक्ति आपके जीवन में एक संपत्ति ही तो है। तो वहां पर आपके साथ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। ये आपको आदि लक्ष्मी बताती है। फिर दूसरा आता है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी का सीधा कनेक्शन यहाँ पर जो है वो ऐसी लक्ष्मी से है जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रही है। कैसी लक्ष्मी? ऐसी लक्ष्मी जो आपको आपके कुटुंब से आ रही है, कि भाई हमारे बाप दादा हैं, बाप दादा ने खूब जमीन जोड़ के रखी है, खूब पैसा बनाया, वो पैसा अपन को काम आ रहा। या फिर हम कहीं लॉटरी वॉटरी में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, हमने अचानक से लॉटरी जीत ली, शेयर मार्केट से कुछ प्राइज वाइज जीत लिया, कमीशन का काम आ रहा है। या फिर हमने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, एसआईपी करके रखी है, म्यूचुअल फंड पे पैसा लगा के रखा है, ब्याज पे पैसा दे के रखा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, वहां से जो पैसा आ रहा है और उसके बलबूते पे आपका जीवन चल रहा है, वो होता है धन लक्ष्मी। फिर इसके बाद आता है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी जो होता है वो यहाँ पे सेकेंड हाउस भी होता है, फोर्थ हाउस भी होता है। धान्य लक्ष्मी का मतलब होता है कि फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जो हमारे मन की शांति होता है, हमारे मन का होता है, और वो मन के अलावा वो हमारे चीज़ों का होता है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी भी आती है, आपका घर है, परिवार है, आपके कितनी संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी के फॉर्म पर, चाहे मकान के फॉर्म पर, जी। चाहे आपके प्लॉट के फॉर्म पर या फ्लैट के फॉर्म पर, या फिर आपके पास सोना चांदी है, या घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, साइकिल है, जितनी प्रकार की इस तरीके की संपत्तियां होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे धान्य लक्ष्मी से उसको देखा जाता है। तो स्थिर लक्ष्मी और चर लक्ष्मी दोनों यहाँ से देखी जाती हैं। प्लस ये आपके अन्न को भी बताते हैं। जो धान्य लक्ष्मी है वो आपके अनाज को भी बताते हैं, कि भाई कई ऐसे परिवार हम देखते हैं खासकर गांव वगैरह में, जहाँ पर उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, खेती किसानी बहुत ज़्यादा है। तो खेती किसानी के बलबूते पर, जिसको अपन धन कहते हैं, उसके बलबूते पर उनके पास सब कुछ शौक है या ऐश्वर्य है, या वो हर सुख भोग रहे हैं। ऐसा भी होता है। इसके बाद आता है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का बेसिकली है आसन से संबंधित, कि यदि आपके पास ऐसी चीजें हैं जिसके बलबूते पर आप आश्रित होकर आप अपनी लाइफ को सरवाइव करा सकते हो, या आपके लिए वो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर दे, तो वो गज लक्ष्मी होती है। तो गज लक्ष्मी का मतलब है यहाँ पर
वो खेती किसानी से भी है, या फिर आपके पास जो चलायमान साधन होते हैं उनसे भी है। तो यहाँ पर गज लक्ष्मी के जो हाउसेज होते हैं वो फोर्थ हाउस होता है और टेंथ हाउस होता है, जहाँ पर आपकी मेहनत भी आती है क्योंकि टेंथ हाउस एज अ प्रोफेशन है, और जहाँ पर आपकी चलायमान साधन आ जाते हैं कि भाई आपने गाड़ी लेकर रख दी, फिर वो गाड़ी जो है वो किराए से चल रही है, वहां से पैसा आ रहा है। आपने ट्रैक्टर लगा दिया, ट्रैक्टर जहाँ जहाँ जोतता है खेत वहां से पैसा आ रहा है। या फिर आप खुद डायरेक्ट खुद मेहनत कर रहे हो तो वहां से पैसा आ रहा है। तो गज लक्ष्मी का बेसिकली ये होता है। फिर होती है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी जो होता है कि भाई किसी की बहुत सारी संतानें हैं, या कुछ एक ही दो संतानें हैं लेकिन बहुत अच्छा आपके सपोर्ट कर रहे हैं जीवन में, उन्हीं के बलबूते पर आपका पूरा जीवन उद्धार हो रहा है। तो वहां पर संतान लक्ष्मी का मतलब है कि अब वो संतान एडॉप्टेड भी हो सकती है, खुद की भी हो सकती है, या फिर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो ना एडॉप्टेड हैं या खुद का भी नहीं है लेकिन दूसरों का है, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए जो होता है बेसिकली फिफ्थ हाउस होता है। फिफ्थ हाउस यहाँ पर क्रिएटिविटी को भी बताता है। तो क्रिएटिविटी, आपका दिमाग यदि क्रिएटिव है, आपके दिमाग में प्रोडक्शन की क्षमता ज्यादा है कि भाई आप चीजों का निर्माण कर सकते हो, तो वो भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं लक्ष्मी का ही एक फॉर्म है, जिसकी बलबूते पर आप के जीवन में वेल्थ क्रिएट होगी। इसके बाद आता है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी जो होता है वो थर्ड हाउस टेंथ हाउस होता है। वीर लक्ष्मी का मतलब यहाँ पे साहस से है कि भाई यहाँ पर आप खुद कितने पराक्रमी हो, खुद कितने मेहनती हो, कितने स्ट्रगल को, कितनी कठिनाइयों को या कितनी सरलता को किस तरीके से फेस आप करोगे, और फिर वहां से आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करोगे, अपने जीवन में सुख ऐश्वर्य के साधन इकट्ठे करोगे। वो आपको इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है। इसके बाद आता है जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी मतलब सिक्स हाउस और 11th हाउस, कि कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन को पार करके आगे बढ़ रहा है। तो कई कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति एक सामान्य सा जीवन जी रहा होता है, और एक सामान्य जीवन से जीते जीते एक टाइम ऐसा आता है जहां पर उसको काफी कंपटीशन करना पड़ता है, और कंपटीशन को जैसे ही वो पार करता है उसके बाद एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे आप देखते हो कि एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, जैसे ही एक बार आईएएस बनता है उसके बाद उसकी पूरी लाइफ और उसके परिवार की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका जय लक्ष्मी है कि आपके जीवन में कहाँ पर पराजय है और कहाँ पर जय है। क्या आपके जीवन में जय और पराजय का सुख है या नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कंपटीशन दे रहे हैं फिर भी वो क्लियर चीजें नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे हैं कि वो हर कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हैं, और जी बिल्कुल। उसके बलो उसके अनुसार उनको अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट हो रही है। वो भी अपने आप में एक वेल्थ है। कई लोग एकदम पैदा होते हैं जीतने के लिए, कई होते हैं हारने के लिए, कई होते हैं सामान्य स्थिति के। फिर होता है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी का मतलब है कि जो भी व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति को कहीं भी किसी भी तरीके से ज्ञान की उपलब्धियां हो रही हैं, छोटों से बड़ों से, किताबों से, प्रकृति से, या फिर पढ़ाई करके स्कूलों से कॉलेजों से, और फिर वो उस विद्या का सदुपयोग कर पा रहा है, या उसका यूटिलाइज कर पा रहा है, या उसको सही ढंग से जहां उसको लगाना था वहां लगा पा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लक्ष्मी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, अब लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वो बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, तो वो ज्ञान खराब हो गया उनका, उसका सदुपयोग नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष पढ़ी है, अब वो ज्योतिष का यूज नहीं कर रहे, तो वो क्या मतलब का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भगवान ने उनको अच्छी कला दे के भेजी हुई है, बट वो उस कला का यूज नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी उनको बुद्धि का यूज नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को आते हैं, जो हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ों को देखना है। तो ये है बेसिकली यहाँ पर अष्ट लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट। ये अष्ट लक्ष्मी
में से हर व्यक्ति के पास, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर व्यक्ति के पास कम से कम 3-4 लक्ष्मी तो होती ही होती हैं। हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 4 लक्ष्मियां देखी गई हैं। और जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी होती है, 3-4 से ज्यादा होती हैं, वो व्यक्ति एक अच्छी श्रेणी में आ जाता है। जिसके पास विद्या अच्छी है, जय अच्छी है, वीर अच्छी है, संतान अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा संपन्न होगा ना। कि भाई जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर पा रहा है, तो वो हर जगह जीतेगा। जीतेगा तो वो मेहनत भी कर रहा है, तभी वो जीत रहा है ना। अब उसके पास फिर कोई क्रिएटिविटी आ गई, उसके संतान वगैरह आ गए, तो फिर उसको और आगे लेकर जाएंगे। वरना वो अपने जीवन में उसने जितनी मेहनत करी और उसकी संतानें खराब आ गई, तो वो उसकी पूरी वेल्थ को खराब कर देंगी। ये वैसे ही बात है कि अब कांग्रेस की कहानी, कि भाई उन्होंने सत्ता को संभाला, लेकिन अब संतान खराब आ गई, तो अब वो सत्ता ही नहीं संभाल जी पा जी। रहे, है ना। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यहाँ पर अभी आप जब हम इस पे प्रैक्टिकल बात करेंगे, इनके नियमों पे बात करेंगे, तो वहाँ पे हम हर एक चीज़ को जानेंगे। तो इस तरीके से अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और इन्हीं लक्ष्मी की यहाँ पर हेल्प भी ली जाती है जब बात रेमेडी की आती है। जब बात रेमेडी की आती है, तो इन्हीं माता लक्ष्मी के स्वरूपों की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, ताकि वो जो चीज़ की कमी हमारे अंदर हो रही है, कमी खल रही है, वो कमी अब हमसे दूर हो, हमारे जीवन में इस माध्यम से वेल्थ का सोर्स बने। तो अभी तक शायद आप जी। लोग लक्ष्मी ये जानते हो भाई, लक्ष्मी जो है केवल पैसा है। तो लक्ष्मी केवल पैसा नहीं है, लक्ष्मी हर चीज है। हम तो सर 3 लक्ष्मी जानते थे अभी तक। महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। हाँ, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। 8 प्रकार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। यदि किसी के पास विद्या अच्छी है तो पैसा कमा लेगा। किसी के पास जी विद्या नहीं बिल्कुल। है लेकिन फिर भी उसके पास यदि धन लक्ष्मी है, तब भी वो पैसा कमा रहा है। तो जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के पास विद्या कम होता है, धन लक्ष्मी अच्छी होती है, तो वो कहाँ से पैसा बना रहा होता है ना। किसी के पास जी संतान बिल्कुल। लक्ष्मी अच्छी होती है, कि उनकी संतानें अच्छी निकल जाती हैं। भले ही उनके माता पिता अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनकी संतानें आती हैं, संतान अच्छी निकल जाती हैं, तो फिर उनके जीवन में अच्छे दिन आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका खुद का पराक्रम इतना अच्छा होता है कि वो हर चीज में मेहनत भले ही उनको करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत के बलबूते पर वो हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन के सुख ऐश्वर्य को। जी 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 जी। ठीक है। जी बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आप जानोगे, समझोगे कि क्या है और किस तरीके से है। तो यहाँ पर लक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, यही कॉन्सेप्ट बेसिकली इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा, कि मनी जो है वो आपके हर तरह से अलग अलग फॉर्म में आपके पास होती है। बस हमारे दिमाग में हमेशा बस यही होता है कि भाई हमारे पास पैसा है तभी हमारे पास मनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने यदि किसी को पैसा दिया है तो किसी को कुछ और दिया है, तो सबको बैलेंस स्टेट में करके भेजा है। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास व्यवहार है, किसी के पास कुछ स्किल्स हैं, किसी के पास हार्डवर्क है। तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जरूर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है। यदि कुछ नहीं है तो फिर वो है ही नहीं है। तो वही जो है वो सब इस फॉर्म पे है, कि भाई किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास जमीन जायदाद है, किसी के पास व्हीकल्स हैं, किसी के पास अच्छे रिलेशनशिप हैं, किसी के पास अच्छी हेल्थ है। हेल्थ भी तो अपने आप में एक संपत्ति है। पता चलो आपके पास पैसा भी है, विद्या भी है, अब लेकिन हेल्थ नहीं है। हम्म। अब हेल्थ नहीं है तो फिर ये सब कुछ धरा धरा रह जाएगा, फिर उसका सुभोग नहीं कर पाओगे आप। तो ये भी होना जी चाहिए। बिल्कुल। वेल्थ, अब किसी के पास बाय डिफॉल्ट वेल्थ होती है। कई लोग देखोगे कि उनके जेब में पैसा नहीं है, लेकिन लेकिन उनके घर में सब सुख सुख सुविधा की चीजें हैं।
फ्रिज भी है, एसी भी है, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है। पैसा कहाँ से आ रहा कुछ नहीं पता, बट ज़रूरत पड़ने में आ जाता है उनके पास, लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं है। ये सच देखा, बहुत देखा, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर जरूरत तो पड़ती तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कोई दे ही जाता है, ऐसे लगता है। हाँ, वैसे ही कई लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज अच्छा है, तो नॉलेज के बेसिस पर उनके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं मेहनत करके। स्किल्स के बेसिस पर या मेमोरी पे बेसिस पर बहुत सारे जितने भी अधिकांशता गरीब लोग रहे हैं उनके पास भगवान ऐसी कला दे देता है, कोई सिंगर बन गया, कोई डांसर बन गया बचपन से ही, और फिर वो उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। जी। इसी तरीके से संतान वगैरह है, किसी की संतान अच्छी आ गई तो तरक्की है, संतान बर्बाद हो गई तो फिर बर्बादी है। पार्टनर, पार्टनर जो है वो आपका शादीशुदा जीवन वाला भी पार्टनर है और दूसरे व्यक्ति भी हैं, कि आपके जीवन में किस तरीके से आपके पार्टनर हो रहे हैं, किस तरीके से आपको एक अच्छे दोस्त हम सफ़र मिल रहे हैं। अच्छा संपत्ति, अच्छे लोग फंस जाते हैं, अच्छे सपोर्टेड लोग फंस जाते हैं तो काम आसान हो जाता है, वहीं पर यदि कोई खराब व्यक्ति फंस जाता है तो खराब हो जाता है, तो ये भी आपकी संपत्ति है। आपके खुद के संस्कार, सेकेंड हाउस आपके खुद के संस्कारों का होता है कि भाई आपके संस्कार कैसे हैं। यदि आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आपके पास यदि बाकी चीज़ें नहीं भी होंगी तो भी उनकी फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं से हो जाती है। लोग तरस खा के, धर्म करके, किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर देते हैं, या ऊपर वाला आपकी मदद कर देता है। मेहनत और फैमिली और एनिमीज, कई लोगों का जो उद्धार होता है वो एनिमी के कारण होता है। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग खुद से कभी कुछ चीज़ें नहीं खरीदते, या खुद वो कभी कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही जिनको वो अपना शत्रु मानते हैं, और जैसे ही अपने शत्रुओं के घर में या उनके जीवन में वो चीज़ देखते हैं, तो उनको आग जलती है, जलन होती है, और उस जलन के बलबूते पर फिर वो उनकी चीज़ें, उनके पास वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि भाई हमें तो इच्छा नहीं है कि हमारे पास हमारे घर में फ्रिज हो, लेकिन जैसे ही पड़ोसी के घर में फ्रिज आता है तो जलन जब होती है तो फिर वो व्यक्ति घर में, अपने घर में फ्रिज लेके आ जाता है, अच्छे उससे अच्छी क्वालिटी का। सामने वाले के घर में का लड़का जो है वो आईएएस बन गया, अब हमारे लड़के को भी आईएएस बनाना है। तो कई बार आपके एनिमीज भी आपके लिए वेल्थ का कारण या सोर्स बन जाते हैं। तो थोड़ी बहुत जलन होना भी चाहिए। अब जलन का मतलब इतना नहीं कि बहुत सारी जलन हो, कि आप जलन के कारण ही मर गए या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतनी भी जलन ना हो। सब कुछ बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विद्या बुद्धि धन हर चीज़ अति में नहीं होना चाहिए, ना ही अति में करना चाहिए। जो भी अति में जाएगा या बहुत शून्य स्थिति में जाएगा वो पछताएगा। तो सब कुछ बैलेंस स्थिति में होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जलन भी होना चाहिए। अब जैसे जब बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को क्यों बोलते हैं कि भाई देखो वो फलाने का बच्चा देखो कितना होशियार है, ताकि उस व्यक्ति को थोड़ा सा जलन हो। लेकिन ऐसा भी जलन अपन नहीं बोलते हैं कि अब आप उसी को, सामने वाले को मार के आ जाओ, कि बहुत ज़्यादा उसी की बार बार बातें करते थे, उसी को अपन एक काम करते हैं ख़त्म ही कर देते हैं। तो जलन का मतलब है कि भाई थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा जलन की भावना हो, ईर्ष्या की भावना हो, ताकि आपके अंदर कुछ आग जले और फिर आप उन चीज़ों को पाने की कोशिश करो। तो जलन होना चाहिए। तो एनिमीज या कुछ हमारे नेगेटिव बिहेवियर भी हमारे लिए यहाँ पर वेल्थ का कारण बन जाते हैं। वर्शिप, पूजा पाठ या धर्म या ईश्वर की आस्था या उपासना या प्रार्थना, ये भी हमारे लिए वेल्थ का कारक होता है। कई लोग दुआ के बेसिस पे चल रहे हैं, लोग से वो दुआ मांगते हैं कि भैया हमारे लिए ये दुआ मांग दो ताकि हमारा उद्धार हो जाए। एक मेरा फ्रेंड है, वो मेरे से हमेशा ये बोलता है कि भाई तू मेरे लिए ये दुआ मांग दे। तो उनका उद्धार जो है वो इस बेसिस पे चल रहा है। सही है, अच्छा। हाँ, ऐसा होता है कि भाई उनका खुद से कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई जब तू दुआ मांगता है तो शायद काम बन जाता है, लग जाती है। लग जाती है। जैसे अब किसी की हेल्थ खराब होती है तो सब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वहां जी से जी वो काम बिल्कुल। होता है। फिर आता है धर्म कर्म।
तो धर्म तो इसी का पार्ट हो जाता है। कर्म, कर्म जो होता है कि भाई कोई व्यक्ति के कर्म उसके साथ साथी बन जाते हैं, और कभी कभी वही कर्म उसके साथी नहीं बन पाते हैं। तो धर्म के साथ कर्म होना चाहिए और कर्म के साथ धर्म होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, तब व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। अभी व्यक्ति धार्मिक तो है लेकिन कर्म कर्म नहीं कर रहा, तो कहाँ से ऊपर जाए। अभी कर्म तो है लेकिन वो धार्मिक नहीं है, तो वो खराब चीजें भी कर सकता है ना। यदि एक पुलिस वाला व्यक्ति है, तो पुलिस वाले व्यक्ति के पास अपना धर्म है। धर्म क्या है उसका, कि भाई अपन को सज्जन व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनकी सेवा करना है, उनकी सहायता करनी है, और खराब व्यक्ति को सजा देनी है, उनसे अपन को रक्षा करनी है। ये उसका धर्म है, और वही उसका कर्म भी है कि वो उस चीज को करेगा तो वो कर्म है। लेकिन एक आतंकवादी के पास उसका धर्म नहीं होता, उसका धर्म निगेटिव धर्म होता है, जिस इसके अपोजिट होता है। तो आपका धर्म अच्छा है या खराब है, ये भी आपके पास एक वेल्थ का कारण बनता है। यदि आपने अच्छे धर्म को फॉलो किया है, अच्छे कर्म को फॉलो किया है, तो आप अच्छी जगह पे पहुंचोगे। गलत धर्म को कर्म को फॉलो किया तो आप खराब जगह पहुंचोगे। इसी तरीके से आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है, लॉसेस होते हैं, डोनेशंस होते हैं। कई बार हमारे डोनेशन हमको हानि पहुंचा पहुंचा सकते हैं। कई बार हमारी इन्वेस्टमेंट हमको लॉसेस दे जाती है। कई बार हमारे लोन वगैरह भी हमको नुकसान पहुंचा देते हैं, और कई बार इन्हीं से हमारा उद्धार हो जाता है। अब आप देखो कि कई बार हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, और वो इन्वेस्टमेंट आज 1 रुपए की थी, कल वो 10 रुपए की हो गई, वो हमें बहुत ज़्यादा लाभदायक हो गई। जितने भी भाग भाग के गए पैसा यहाँ से इंडिया से खा के, उन्होंने खूब लोन लिया, तो उनके लिए तो पैसा अच्छा था। तो उनके लिए वही लोन जो था वो उनको करोड़पति बना कर गया। और वहीं जी एक गरीब व्यक्ति के लिए अभी लोन ले लो तो वही उसके लिए वो मरा जा रहा है, चुका नहीं पा रहा। जी। है ना। अच्छा सर, ये जो डोनेशन आप कह रहे थे, डोनेशन कैसे बनता है? तो कहते हैं कि डोनेशन तो कैसा भी है बस कर दो। नहीं, डोनेशन में भी एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई ऐसी चीज है हमारे पास जो हमारे लिए हितकर है, तो हमें उसका ऐसे डोनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास विद्या है, तो विद्या का डोनेशन आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, कि जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको गेन होगा, क्योंकि विद्या बढ़ती है डोनेट करने से, देने जी से। बिल्कुल। ठीक है। खाना, अब लेकिन आपके पास फूड है, अब आपके पास एक ही रोटी है, और आप उसका ही दान करोगे, और आपको भी भूख लगी, तो वो बढ़ेगी तो नहीं ना, वो तो कम होगी। जी जी जी। अब आपके पास, आपके घर में 4 लोगों के हिसाब का आपके पास पैसा है कि आप उनको सरवाइव करा सकते हो। लेकिन अब आप बड़े दानी व्यक्ति हो, आपने वही पैसा उठाया और किसी को दान में दे दिया, तो ये तो फिर खराब बात हो गई ना। तो शास्त्रों में नियम है कि भाई दान आपको तब करना है जब आपके पास वो चीज़ पर्याप्त अवस्था में हो, या वो चली भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। अभी ऐसा ना हो कि आपने दे दिया और वो वहीं पे खत्म हो जाए, या आपकी बर्बादी वहीं से चालू हो। कई जैसे लोगों आपसे पैसा मान लो आपने, हाँ जी हाँ जी, बोलिए हाँ, सर। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे कुछ रिश्तेदार रहे हैं जो दुनिया भर में पैसा बांटते रहे हैं, लेकिन उनके उनके पास घर वालों के लिए पैसा नहीं होता था, वो खुद कर्जे में चलते थे। लेकिन दोस्तों ने मांगे तो यहाँ वहां से जुगाड़ करवा के दे दिए, या खुद से दे दिए। हाँ वही चीज, अब वो जी जी लोन में जी। आ गए, कर्जे में चढ़ गए, तो वो बर्बादी हो गई ना अब। जी जी जी, यही, हाँ मतलब कि खुद के पास है नहीं, बैंक से लोन उठा के इससे मांग के दूसरों को, हाँ यही हाँ, चीज है। तो डोनेशन भी आपको बर्बादी के पथ पर लेके जा सकता है। वैसे इन्वेस्टमेंट है, अब आपने अच्छी जगह पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर दी तो अच्छा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आजकल लोग सोचते कहते हैं या सोचते हैं कि भाई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है। बट कई बार हमने ये भी देखा है कि लोगों ने जिस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे की है, आने वाले टाइम पे वो प्रॉपर्टी किसी कारण से म- बड़े खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है, कि अब वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। अब वो कैसे खतरनाक पहुंच जाती है कि भाई वहां पे किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया, वो प्रॉपर्टी, और या वहाँ के दाम ही नहीं बढ़ रहे, या वहाँ पे लोग जा तो रहे हैं लेकिन
क्लाइंट जो है वो मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रही, वो चीज़ें निकल नहीं पा रही, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। जी, मैं तो सर सफर कर रहा हूँ इससे। जी नुकसान और उल्टा नुकसान दे जी रही है। जी जी तो जी 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 ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। वैसे ही सोसाइटी भी होती है, सोसाइटी आपको ऊंचा भी कर सकती है, नीचा भी कर सकती है। एक सोसाइटी के दबाव या तनाव व्यक्ति को ऊंचा ले जाते हैं कि भाई आप देखो कि पुराने समय पर लोग जो होते थे वो सोसाइटी को महत्व देते थे कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, यदि हम ये कर लेंगे, बुरा काम कर लेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी। तो वहां पर उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई हमारे दिमाग में पॉजिटिव एक सोसाइटी का दबाव तो है एटलीस्ट। और आज के टाइम पे लोग अब सोसाइटी को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि अब सोसाइटी थोड़ी ना हमारी हेल्प करने आती है, हम अपना देखेंगे। तो आप देखो कि अब पहले के टाइम पर तलाक उतने नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि सोसाइटी का दबाव ज़्यादा होता था, घर वालों से ज़्यादा सोसाइटी का दबाव होता था कि भाई समाज क्या सोचेगा, परिवार जी क्या जी सोचेगा। जी जी। अब आजकल लोग सोसाइटी को, परिवार को ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनको अपनी खुशी का महत्व ज़्यादा है, तो वो आराम से तलाक दे रहे हैं, है ना। आज पहले लोग दारू उतना नहीं पीते थे या कोई बुरे कर्म नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी का दबाव ज़्यादा रहता था। आजकल वो सोसाइटी का दबाव उतना नहीं रह गया या लोग मानते नहीं हैं। पहले लोग सोसाइटी के दबाव के कारण बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे कि भैया आईएएस बनना है, सामने वाले के लड़का आईएएस है तो हमको भी बनना है, वरना हमारा दबाव कम हो जाएगा, सोसाइटी में हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमें नीचे दृष्टि से लोग देखेंगे। तो वो दबाव ही व्यक्ति के लिए एक संपत्ति का कारक बन गया, वो आपको ऊपर लेके जा रहा है, और वहीं पर दूसरी जगह वो आपको नीचे भी लेके जा सकता है। तो किस चीज़ से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा या किस चीज़ से क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है या कहाँ पर आपको प्रिकॉशंस रखना है, वो आपको D2 चार्ट से पता चल सकता है। इसी तरीके से जितने भी हमारे प्लेसेस होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, ससुराल है, पैटर्नल चीज़ें हैं, मैटरनल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए वेल्थ का कारक भी बन जा सकती हैं, और वेल्थ के लिए आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, और वेल्थ के केस में आपको धोखा भी दे सकती हैं। पैटर्नल चीज़ें हैं, आप सोच रहे हो कि भैया अभी तो हमारे पास खूब संपत्ति है, हमारे फादर मदर जो है वो खूब संपत्ति छोड़ के गए हैं, लेकिन जब बात संपत्ति की मिलने की आई तो फिर वो माता पिता ने संपत्ति नहीं दी, वहां पर कोई और ही समस्या बन गई। वो ऐसी सिचुएशंस भी बनती हैं। हमारे एंसेस्टर्स, हमको लगता था कि भाई बहुत सपोर्ट करेंगे, हमारे बुरे वक्त में मदद करेंगे, हमारे ससुराल वाले बुरे वक्त में मदद करेंगे हमारी, वही आपके लिए धोखाकारी बन गए, वही आपके लिए दुखदाई बन गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ससुराल के केसेस में, पत्नी के केसेस में देखा जाता है या पति के केसेस में ज़्यादा देखा जाता है कि भाई किसी की कोई पत्नी है, वो अपना परिवार छोड़ के आ रही है, अब उसके केस में जब आप देखोगे भाई इसकी ससुराल कैसे फंसेगी, अब उसकी यदि ससुराल अच्छी फंस गई तो उसके लिए तो वेल्थ का ऑटोमेटिक सोर्स बन गया कि अब उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब वो यदि कोई गरीब परिवार की लड़की है और उसको ससुराल अच्छी मिल रही है तो उसकी तो आज उसकी तो पूरी ज़िंदगी अब सुधर गई। जी बिल्कुल। अब लेकिन किसी की ससुराल खराब फंस जाए तो वो आधी जिंदगी उसकी खराब भी हो जाएगी। इसी तरीके से पैटर्नल या मैटरनल जो रिलेशनशिप हैं वो भी यहाँ पर बहुत मैटर कर जाते हैं कि भाई कौन बना सकता है, कौन बिगाड़ सकता है, कहाँ पर हमको प्रिकॉशंस रखना है, कहाँ किसके साथ कैसा संबंध रखना है, वो सब आपको D2 चार्ट में पता चलेगा, जो हम आने वाली क्लासेस में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भाई इनको जी देखना बिल्कुल। कैसे है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा होरा चार्ट है, ये होरा चार्ट के कुछ टाइप्स हैं कि केवल होरा चार्ट एक ही टाइप का नहीं है, तो होरा चार्ट भी कुछ अलग अलग टाइप के हैं। तो एक होता है पारसरी होरा चार्ट, जो ट्रेडिशन होता है, जो जिसको सब फॉलो करते हैं। एक होता है लाभ मंडुक होरा, लाभ मंडुक होरा। एक होता है आपका सन या मून का होरा। एक होता है पूर्व पारसरी होरा। एक होता है वाराणसी होरा। एक होता है विक्रम मंडूक होरा।
तो ऐसे बहुत सारे मंडूक ऐसे बहुत सारे होरा के चार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग महत्व है, इनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई किसका कहाँ पर क्या महत्व है। इनमें से जो सबसे खास है वो है एक लाभ मंडूखोरा। ये लाभ मंडूखोरा आपको इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकता है कि भाई किन चीज़ों से आपको लाभ होगा और किन चीज़ों से आपको हानि होगी, या किन केसेस में आपको प्रिकॉशंस रखनी है। ये आपको यहाँ से पता चलता है। पारसरी होरा के माध्यम से आपको दशा कैसी देखनी है वो आपको पता चल जाता है। या हमने जो पहले की चीज़ें कही हैं वो सब हम इन्हीं होरा चार्ट से देखेंगे। अभी ये जो होरा चार्ट्स हैं ये आपको जगन्नाथ होरा एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। आपको किसी भी मोबाइल का यदि कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वहां पर ये कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको केवल लैपटॉप के जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में ही ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन सब का अपना अपना महत्व है। इनमें इन होरा चार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट्स होते हैं जिनको देखना कंपलसरी होता है या जिनको देखना चाहिए किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ, वो हम यहाँ पे वो चार्ट या वो होरा चार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जी सर। तो अब सर ये जो, हाँ हाँ, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सर। बोलिए बोलिए। तो जो जगन्नाथ हो रहा ऐप है, फिर ये डाउनलोड करनी पड़ेगी या कैसे, मतलब? हाँ डाउनलोड करनी पड़ेगी, फ्री सॉफ्टवेयर है ये। तो फ्री है, ठीक। तो मैं पहले इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस सॉफ्टवेयर में ये किस तरीके से क्या दिखता है। स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको सॉफ्टवेयर की? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये बेसिकली जगन्नाथ हो रहा है। जब आप किसी भी व्यक्ति का चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर फाइल के ऑप्शन में न्यू का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जब आप न्यू के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा जो सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पर बर्थ डेटा में आप जो भी आपकी बर्थ डेट है, टाइम है, जेंडर है, प्लेस है, वो सब आप यहाँ पे फिलअप करते हैं। और फिलअप करने के बाद आपके पास इस तरीके से चार्ट बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको दो चार्ट फॉलो करने होंगे, एक नेटल चार्ट और एक दूसरा है D2 चार्ट। ये D2 चार्ट कहाँ से आता है? तो देखिए जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से राइट क्लिक, तब आपके पास इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आएंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ चूज हो रहा, D2 हो रहा। इसके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, पारसरी हो रहा देखना है आपको, ट्रेडिशन देखना है ना, लाभ मंडूक हो रहा देखना है, काशीनाथ हो रहा देखना है, कौन सा हो रहा देखना है। तो मोस्टली जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो होता है ट्रेडिशन पारासरी हो रहा। तो जब आप इसको सिलेक्ट करके रखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से चार्ट बनकर आ जाएगा। तो इस चार्ट को फिर हम स्टडी करेंगे, जो आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है। और यही आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर करेगा। जितने भी अभी हमने चर्चा करी है, बातचीत की है, वो हर एक जी। क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करेगा। तो इन दोनों चार्टों को हमें यहाँ पे फॉलो करना होगा। एक नेटल चार्ट जो शायद आपको पता होगा, और उसका जो दूसरा चार्ट है D2 चार्ट, वो आपको यहाँ से देखना होगा। तो जब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे साथ साथ में, तो आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरीके से कहाँ से ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, कैसे देखना है। ठीक है। जी बिल्कुल। अब ये बेसिकली क्या है, तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो हमारी कुंडली है 12 घरों की, तो 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में क्योंकि 12 राशियां जी होती हैं। बिल्कुल। और उसमें टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य से लेकर जी। राहु केतु तक। यही राहु केतु जो होते हैं ये इन 12 घरों में देखने को मिलेंगे हमें। और यही 12 राशियां जो होती हैं मेष राशि लेकर मीन राशि तक, उन्हीं राशियों के यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं और उन्हीं राशियों में ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। और ये 12 घर हर प्रकार की कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं।
अब चूंकि आपने बीएनएन पढ़ा है, किसी ने निम्नोलॉजी पढ़ा होगा, किसी ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा, किसी ने केपी पढ़ा होगा, तो उनको एटलीस्ट हाउसेस का, राशियों का और प्लेनेट का जो बेसिक कारकत्व तो होता है वो पता होता है कि जी भाई जी जी फादर जी फादर जो है वो कौन से प्लेनेट से देखा जाता है ना। मदर जो है वो कौन जी से प्लेनेट को से देखा जाता है या कौन से हाउसेस से देखा जाता है। गाड़ी वगैरह देखनी है तो गाड़ी कौन से हाउस से देखी जाएगी। एजुकेशन देखना है तो एजुकेशन कौन से हाउस से देखा जाएगा, कौन से प्लेनेट से देखा जाएगा। हेल्थ देखनी है तो हेल्थ कौन से हाउस से देखा जाएगा, कौन से प्लेनेट से देखा जाएगा, कौन सी राशि से देखा जाएगा। तो ये जो बेसिक आपका है एस्ट्रोलॉजी का, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप इन सारे कॉन्सेप्ट को और सारे क्वेश्चंस के आंसर को कवर कर पाओगे। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन आता है D2, तो वो D2 जो है वो बेसिकली सेकेंड हाउस को ही डिटेल में है। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारी एक बेसिक जेनरिक कुंडली होती है, और उसी जेनरिक कुंडली में जब किसी एक पर्टिकुलर हाउस पर डिटेल पे चर्चा करनी होती है तो हमने उसको नाम दिया है D2। क्यों? क्योंकि ये D2 चार्ट जो है वो सेकेंड हाउस का एडवांस वर्जन है, सेकेंड हाउस का एडवांस वर्जन है। वैसे ही जब हमको सेवन्थ हाउस पर डिटेल में चर्चा करनी होती है तो हम उसको D9 से देख लेते हैं, है ना। हमको मैरिज वगैरह पे जब चर्चा करनी होती है हम D9 से देख लेते हैं। जी वैसे जब हमको प्रोफेशन पे चर्चा करनी होती है तो हम D10 से देख लेते हैं। एजुकेशन को देखना होता है तो हम D24 से देख लेते हैं। तो हर वर्ग के लिए या हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक डिवीजन चार्ट है, जिस डिवीजन चार्ट में अभी फिलहाल इस क्लास में हम D2 पढ़ रहे हैं। आने वाली क्लासेस में कई किसी नई वर्कशॉप में हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप हर क्वेश्चन को ढंग से समझ पाओ, जान पाओ और कवर कर पाओ। तो जितना ज़्यादा आपको बेसिक कारकत्वों का आइडिया होगा, बेसिक सिग्निफिकेटर्स का, उतना जी ज़्यादा आप आसानी से समझ जाओगे कि भाई ये किस तरीके से देखना है। क्योंकि ABCD तो जब आपको आएगी तभी आप एडवांस पे जाओगे, थोड़ा जी ABCD बिल्कुल। आपको आनी पड़ेगी। बाकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो तो मैं बताता ही जाऊंगा कि भाई मैरिज के लिए कौन सा घर होता है, कौन सी राशि होती है ना। तो आज हमारी ये बेसिकली फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है। कल से हम इस पे थोड़ा और डिटेल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जी आज के लिए तो फिलहाल अभी इतना ही करते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो सर, जी तो सर ये क्लास अपनी हर रोज होगी या बीच में दिन है पर्टिकुलर? अभी शायद ये 3-4 दिन लगातार हो, फिर आपको बीच में गैप मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, बिल्कुल। फिर अपन इस तरीके से क्लास करेंगे। हाँ, कोई कोई बात नहीं सर। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, तो सर एक चीज बस पूछनी थी, जैसे अभी आपने बताया कि 12 घर है, 12 घर के जो कारक तत्व हैं हाँ या हाँ वहाँ की जो कुंडलियां हैं, हाँ सॉरी, जो राशि